ने सलाह दी है काम शुरू करने की, समझे? इनको विजेता के रूप में अपनाओ। जीवन के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर सभी को चलना पड़ता है। कुछ लोग इन टेढ़ी मेढ़ी मुसीबतों के सामने हार मान लेते हैं, तो कुछ लोग मुसीबतों को ही सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा यह प्रोग्राम ऐसे ही लोगों को सामने ला रहा है, जिन्होंने अपनी शुरुआत शून्य से की थी और आज शिखर पर है। शून्य से शिखर तक देखिए रोहिताश सेन के साथ डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चीन ने नेपाल में $30 करोड़ की रेल परियोजना पर किया काम शुरू। रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल होते ही जिला अस्पताल में मचा हड़कंप, जांच करने पहुंचे सीएमओ। सियासी संकट और याचिकाओं का दौर जारी, विधायक शर्मा और बसपा भी पहुंचे हाईकोर्ट। और अब खबरें विस्तार से। भारत में चल रहे सीमा तनाव के बीच चीन ने नेपाल में $30 करोड़ की रेल परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। रणनीतिक रूप से अहम ये रेलवे लाइन लहसा से काठमांडू तक जाएगी और फिर भारत नेपाल सीमा के नजदीक लुम्बानिया भी इसमें जोड़ा जाएगा। चीन ने मीडिया में रेलवे प्रोजेक्ट के सर्वे की तस्वीरें जारी कर दी है। तस्वीरों में एक टीम कॉरिडोर साइट का मुआयना करती नजर आ रही है। सोमवार को चीन ने पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान के साथ वर्चुअल बैठक कर कोरोना महामारी और बेल्ट एंड रोड परियोजना पर सहयोग बढ़ाने की चर्चा की थी। चीन नेपाल के बीच रेलवे लाइन की योजना 2008 में बनी थी, लेकिन तब से इसमें कोई भी बहुत प्रगति नहीं हुई थी। हालांकि भारत नेपाल के मौजूदा सीमा विवाद के बीच चीन ने कॉरिडोर पर काम तेज कर दिया है। इसी महत्वाकांक्षी परियोजना की डेडलाइन 2025 है। घटनाक्रमों पर नजर रख रहे भारतीय सूत्रों के मुताबिक अभी परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सर्वे शुरू कर दिया गया है। चीन ने 2008 में इस परियोजना की नींव रखी थी और ये तय हुआ था कि रेलवे कॉरिडोर के जरिए लहसा से शिकस्ते को जोड़ा जाएगा। फिर इसका विस्तार नेपाल सीमा के नजदीक केंगरू तक किया जाएगा। यूपी के हरदोई में जिला अस्पताल में दलालों का बोलबाला है। आलम यह है कि इमरजेंसी कक्ष में कुर्सी पर बैठकर एक बाहरी शख्स डॉक्टर परीक्षण के नाम पर धन उगाही करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला अधिकारी ने इस मामले में जांच और कार्रवाई का निर्देश दिए हैं, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने धन उगाही करने वाले शख्स को बाहरी व्यक्ति बताया है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि अस्पताल के स्टाफ के साथ एग्रीन पहनकर कैसे कुर्सी पर बाहरी व्यक्ति बैठ गया। तो अब जरा इस वायरल वीडियो को भी गौर से देख लीजिए, जिसने स्वास्थ्य विभाग के माथे पर पसीना ला दिया है, जिसमें आप शायद कह सकते हैं कि जिला अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में एप्रिन पहने एक शख्स फार्मासिस्ट की कुर्सी पर बैठा हुआ है। कुर्सी पर बैठकर मरीजों को भर्ती करने और छुट्टी करने देने की सलाह भी दे रहा है। तभी इस वीडियो में एक व्यक्ति कुछ रुपए आगे बढ़ाता है और वह शख्स मेज के नीचे रुपए गिनता है और फिर अपनी जेब में रख लेता है। दरअसल यह वीडियो 4 दिन पूर्व का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल इस वीडियो के होने के बाद वीडियो को लेकर जिला अधिकारी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक अस्पताल के सीएमएस के धन उगाही करने वाले शख्स के अस्पताल के कर्मचारी होने से इनकार कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक बाहरी शख्स इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ की मौजूदगी में एप्रिन पहनकर फार्मासिस्ट की कुर्सी पर कैसे बैठ गया और मरीजों को जानकारी भी देने लगा। इसके साथ ही धन की उगाही भी कर रहा है और किसी को पता तक नहीं चलता।
इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मामले में जांच और कार्रवाई के निर्देश जिला अस्पताल के सीएमएस को दे दिए हैं। हम मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय से डॉक्टर शैक से मुलाकात किया, उनको दिखाया जो वीडियो उपलब्ध हुआ है, उसमें उन्होंने पहचानने की कोशिश की, लेकिन उनका ये कहना है कि यह जो भी अमुक कर्मचारी है वो मेरे अस्पताल का नहीं। लेकिन सर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इमरजेंसी की लोकेशन दिखा रहा है साफ साफ। इमरजेंसी का ही है, लेकिन इमरजेंसी के स्थल पर कोई बाहरी व्यक्ति है ये, जैसा वो कह रहे हैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय। सर ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई विभाग की तरफ से बनती है? विभाग पहली चीज़ तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी से, इसकी इस संपूर्ण घटना की जांच करें। दूसरी चीज़ ये है कि उनको मैं ये भी आगाह करूंगा, चेतावनी दूंगा कि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो, बाहरी अवांछित तत्व न आए अस्पताल में। तीसरी, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी पुलिस ने के द्वारा अपराधियों पर लगाम कसने व फरार अपराधियों के संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई के मद्देनजर आज वाराणसी के थाना क्षेत्र अधिकारी चेतगंज और प्रभारी निर्देशक जैतपुरा द्वारा थाना जैतपुरा पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 36/2020 धारा 1 के यूपी गैंगस्टर एक्ट अभियुक्त राजेंद्र उपाध्याय पर शिकंजा कसा। इसके तहत हिस्ट्री सीटर राजेंद्र उपाध्याय निवासी C421-3A सराय गोवर्धन थाना चेतगंज वाराणसी द्वारा अपने बनाए गए मकान, वाहन व संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही की गई। मकान सील किया गया। ये 14 की कार्रवाई हो रही है। राजेंद्र उपाध्याय थे जिन्होंने डबल मर्डर में थे और मुख्य अभियुक्त थे जिनके ऊपर गैंगस्टर लगा था। गैंगस्टर की कार्रवाई चल रही थी। गैंगस्टर के तहत के एक्ट के तहत जो है धारा 14 के तहत जो है इनके बिल्डिंग को जो है घर को सील किया जा रहा है पुलिस द्वारा। कहाँ पर सील किया जा रहा है? कितने मकान इनकी है? इनके लगभग 2-3 प्रॉपर्टियां हैं, सबको जो है 14 के तहत जो है सील की जा रही है। रामनगर में भी सुना जा रहा है? महानगर रामनगर में भी है, यहाँ भी 2 मकान है, गाड़ी है, सबको जो है सीलिंग प्रक्रिया की जा रही है। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां जोरू और जमीन हमेशा ही अपराध के जनक रहे हैं। नरसिंहपुर में 3 दिन पूर्व ग्राम भैसा में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में नरसिंहपुर पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। और इस अपराध की जो कहानी निकलकर सामने आ रही है वह रिश्ते की नींव के कमजोर होते ताने बाने की हकीकत बयां करती नजर आ रही है। जहां जमीन के एक टुकड़े के लिए जीजा ने साले शिवराज पटेल को महज इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी ताकि उसके हिस्से की जमीन उसकी बहन यानी आरोपी की पत्नी के नाम हो सके, जिसके लिए जीजा ने अपने एक साथी से मिलकर हत्या की साजिश रची और साले की पार्टी के बहाने खेत पर बुलाया, जहां तीनों ने जमकर शराब पी और फिर साले को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस अंधे हत्याकांड में पुलिस ने लगभग 150 लोगों से पूछताछ की और मौका वारदात पर मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अपराधियों तक पहुंची, जहां अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि पैसों की तंगी और नौकरी से बर्खास्त होने पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने यह साजिश को अंजाम दिया था। इकलौते कुंवारे साले को मौत के घाट उतार दिया जाए तो उसकी पत्नी के बाद इकलौती वारिस उसकी पत्नी के नाम सारी जमीन हो जाएगी, और इसी सोच के साथ उन्होंने इस अंधे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस हत्याकांड के बारे में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने इस हत्याकांड को छुपाने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत आधी रात को गोली मारकर अपने ही साले की हत्या कर दी और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन आखिरकार पुलिस के हाथ अपराधियों तक पहुंच ही गए। इसके साथ ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करने में सहयोग करने वाले पुलिस टीम के लिए आईजी ने 20,000 के नगद इनाम की भी घोषणा की है। ये जैसा आप सब लोगों को विदित है कि 23 तारीख को थाना स्टेशनगंज सिंहपुर चौकी क्षेत्र में मॉर्निंग में सूचना आई थी कि ग्राम भैंसा के पास एक अज्ञात मृतक जिसकी उम्र करीबन 28 साल डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी। उसकी सूचना पे थाना प्रभारी और हम सब लोग जो है स्पॉट पे विज़िट करने गए। स्पॉट पे हम लोगों ने जो देखा वो था कि
एक 28 साल का आदमी है, नया न्यूली एजेड यंग, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके नाक से कुछ जो है ब्लड निकल रहा था। इसके बाद जो हमारी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती हैं, चाहे वो एफएसएल की टीम हो, चाहे डॉग स्क्वाड की टीम हो, या फिर फिंगरप्रिंट वाली टीम्स हो, उन सबको जो है घटनास्थल का निरीक्षण करने के आदेश दिए गए। हम लोगों ने भी बहुत ही बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक की जो है पहचान इस समय में हुई। इसके बाद मृतक का पीएम कराया गया। पीएम में जो है फायर आर्म से इंजरी होना बताया गया, सर में चोट थी और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अज्ञात हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। घटना को अंजाम दिया है, उसमें एक बात निकल के सामने आई है कि अपनी पत्नी को ज़मीन का हिस्सा दिलाने के लिए पूरा हत्याकांड किया गया। क्या मामला है? ये 23 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें 28 साल के एक मृतक की अज्ञात डेड बॉडी मिली थी घटनास्थल पे, थाना स्टेशनगंज क्षेत्र अंतर्गत। उसकी जांच की गई और जांच में जो भी तथ्य निकल के आए, साइबर फॉरेंसिक के तथ्य हों या स्पॉट के तथ्य हों या इंटेरोगेशन के दौरान जो तथ्य हों, सबको एनालाइज़ किया गया। एनालिसिस के बाद ये निकल के आया कि जो मृतक का बहनोई था उसी ने इस हत्या की कूट रचना की थी अपने दोस्त पवन सेन के साथ मिलके, और उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया। घटना में प्रयुक्त हथियार और मोटरसाइकिल जो है बरामद की जा चुकी है और जो घटना का मोटिव है वो ये निकल के आया कि जो मृतक के नाम पे ज़मीन थी, मृतक की हत्या के बाद वो उसके घर में आएगी, इसलिए घटना को कारित किया गया। अंजाम दिया था और कैसे इसकी प्लानिंग की थी? पैसों की तंगी के कारण किया था। क्या के लिए? पैसों की तंगी चल रही थी। अच्छा, तो क्या किया था? सर दोनों ने साथ मिलकर पवन सेन के साथ योजना बनाई थी। हाँ, फिर? सर घटना को अंजाम दिया। अच्छा, तो रात में सबने मिलकर शराब भी पी थी साथ में? जी सर। अच्छा, बंदूक किसकी थी? पवन लेके आया था सर। कहाँ से लाके? पता नहीं सर, पवन लेके आया था। तो क्या मोटिव था, क्या सोच थी आपकी? कैसे उसकी राशि को हड़पते? राशि नहीं, ज़मीन के चक्कर में। ज़मीन कैसे ज़मीन हड़पते उसकी? अगर उसकी मौत कर देते तो? सर मेरी वाइफ के नाम से आ जाती है। तो उसकी जो ज़मीन है वो उसके वाइफ के नाम पे है? नहीं सर, उसी के नाम पे है और उसके माता पिता के नाम पे। हाँ, फिर उसको कैसे मिलती? मेरी वाइफ को मिल जाती सर। क्या? मेरी वाइफ को मिल जाती, एक भैया एक बहन थे वो। अच्छा, तो मतलब अपनी वाइफ को ज़मीन दिलवाने के चक्कर में तो तुमने अपने बहनों का कत्ल किया है? सर मुझको ही मिलती ना। साला था वो। क्या नाम तुम्हारा? प्रदीप कुमार लोधी। और अब खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम अब पूरी तरीके से अदालतों के इर्द गिर्द घूमने लगा है। सत्ता के इस संघर्ष में राजनीतिक निर्णयों और दांव पेचों को लगातार अदालतों में चुनौती दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी और सरकार से बगावत करने वाले पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती के बाद अब याचिका दायर करने का लंबा दौर चल पड़ा है। इस सियासी संग्राम में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप में घिरे कांग्रेस से निलंबित किए गए चूरू के सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र विधायक भंवरलाल शर्मा ने अब हाई कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की है। वहीं अपने 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर बसपा ने भी हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा की ओर से एडवोकेट दिनेश गर्ग ने यह याचिका पेश की है। पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट में कुल 3 याचिकाएं दायर की है, जिसमें एसओजी में दर्ज 2 एफआईआर और एबीसी की एफआईआर को रद्द करने और एसओजी में दर्ज एफआईआर मामले में एनआईए से जांच करने सहित 3 अलग-अलग मामलों में शिकायतें दायर की है। इनमें से 2 याचिकाओं पर आगामी 4 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। विधायक शर्मा पर पिछले दिनों सरकार गिराने की नीयत से विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत खेमे की ओर से पिछले दिन जारी किए गए ऑडियो क्लिप में शामिल 3 लोगों में से एक आवाज कथित तौर पर विधायक भंवरलाल शर्मा की बताई जा रही है। कांग्रेस ने इस आधार पर भंवरलाल शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। बाद में राज्य सरकार के मुख्य सचेतक ने इस मामले में एसओजी ने उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था।
चूरू के सरदार शहर में जलदाय विभाग के अधिशासी अधिकारी गोविंद शर्मा को हटाने की मांग को लेकर एनएसयूआई चूरू जिला अध्यक्ष किशन सिवान ने प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रतिनिधिमंडल सरदार शहर उपखंड अधिकारी से मिली व चेतावनी दी गई है कि मीडिया व आमजन से हाथापाई करने वाले अधिकारी को तुरंत प्रभाव से हटाकर जांच पर कार्रवाई की जाए। एनएसयूआई ने 7 दिन पहले जलदाय विभाग की तालेबंदी कर गुंडागर्दी करने वाले अधिकारी गोविंद शर्मा को हटाने की मांग को लेकर जलदाय विभाग की तालेबंदी कर दी थी। प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने पर आश्वासन मिलने पर आंदोलन स्थगित कर दिया था, मगर आज इस गुंडे अधिकारी पर कार्रवाई कागजी साबित हो रही है। एनएसयूआई ने प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज मौखिक रूप से एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम महोदया से मुलाकात की है कि जो पिछले दिनों में एक्शन के द्वारा जलदाय विभाग जो एक्शन है उनके द्वारा जो मीडिया के साथ में जो एक आमजन के साथ में बदसलूकी की गई, गुंडागर्दी की गई, उसके खिलाफ हमने तालाबंदी की, प्रदर्शन किया और प्रशासन की वजह से, प्रशासन के आश्वासन से हमने तालाबंदी को खोला और हमें जो समय दिया गया था वो समय पूरा हो गया है। अभी तक कोई कार्रवाई, संतोषपूर्वक कार्रवाई हुई नहीं है। कार्रवाई चल रही है पर संतोषपूर्वक कार्रवाई हुई नहीं है। तो ऐसे सरकार को बदनाम करने वाले ऐसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। अगर 1-2 दिन के अंदर कोई डिसीजन नहीं आता है तो हम प्रदेश स्तर पे एनएसयूआई आंदोलन करेगी और हमें सेक्रेटरीट पे भी बैठना पड़े जयपुर में तो हम भी बैठने के लिए तैयार। मैंने कहा अगर जितने भी मैंने वर्ड्स बोले हैं ना तो मैं मेरे वर्ड्स वापस लेता हूँ। इसलिए आप लोगों ने कहा सुनो, मुझे कोई देखिए मेरी बात, मैंने आपकी ग्रीवेंस आप बताइए, हमें सरकार तनख्वाह ही इसी चीज की देती है, कोई दिक्कत नहीं है। सूरतगढ़ से दिल्ली, जयपुर तथा जोधपुर के लिए चलने वाली रात्रिकालीन स्लीपर बसें कभी भी कोरोना विस्फोट बन सकती है। बस चालकों तथा कंडक्टरों द्वारा थोड़ा सा लालच पूरी बस की सवारियों के लिए भारी पड़ सकता है। रविवार को डीपी के संवाददाता एसके दहिया ने एक निजी बस में रोहतक का सफर तय किया था तथा बस चालकों की लापरवाही को अपने कैमरे में भी कैद किया है। संवाददाता ने देखा कि बस पूरी सवारियों की क्षमता के अनुरूप बुक थी। स्लीपर सीटों पर पूरे यात्री थे। बावजूद इसके बस संचालक तथा कंडक्टर ने हिसार से 4-5 सवारियों को थोड़े से लालच में बैठा लिया तो न उन सवारियों का तापमान चेक किया और ना ही उनके मुंह पे मास्क लगाने को कहा। यही नहीं, उनको बस की बीच बनी गैलरी में ही सुला दिया। रात को संवाददाता ने इस पे एतराज किया तो कंडक्टर ने कहा कि सवारी आपकी सीट पर तो नहीं बैठी है। जब उन सवारियों को मास्क के लिए कहा तब एक सवारी ने संवाददाता पर बिगड़ते हुए कहा कि लो मुंह ढकने से क्या होता है। बस बुकिंग केंद्र सूरतगढ़ शिकायत केंद्र पर भी कोई संयोगजनक जवाब नहीं मिला। इस विषय में परिवहन विभाग के आरटीओ से निवेदन है कि यदि वह रात्रि को चलने वाली गाड़ियों की अकस्मात चेकिंग करे तथा अवैध सवारियों पर जाने पर बस संचालकों पर भी उचित कार्रवाई करे। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। ना बेमतलब के मुद्दे, ना बेमतलब की बहस, खबर शहर से लेकर गांव तक, संसद से सड़क तक। डीपीके न्यूज है करोड़ों लोगों की आवाज। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज। हनुमानगढ़ के भादरा में मंगलवार को सिरकोड़ी गांव स्थित श्री भाग्य अनाथ आश्रम में पवन कुमार घेऊ ने अपने पूरे परिवार व आश्रम के सदस्यों के साथ अपना जन्मदिन केक काटकर बनाया। व अनाथ और बेसहारा लोगों को फल भी वितरण किए। इसके साथ भादरा के भामाशाह महाराजा अग्रसेन ग्रुप के चेयरमैन
सुशील कुमार गुप्ता के द्वारा अनाथ आश्रम के मार्केटी शर्तों का विरोचन किया गया। गुप्ता के भाग्य आश्रम का व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बेसहारा लोगों को वार्तालाप की। इस मौके पर आश्रम के संचालक रामनिवास महिपाल, अध्यक्ष सत्यवान वर्मा, विकास कुमार यादव, मदन लाल जांगीड़, विष्णु नेगी, महिपाल, देवीलाल, प्रीति सोनी आदि सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब खबर जयपुर से, जहां राजस्थान नर्वस वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रदेश अध्यक्ष विनीता शेखावत एवं उनके समस्त कार्यकारिणी की आज मनोचिकित्सा केंद्र में स्वागत एवं सम्मान समारोह रखा गया। इस मौके पर समस्त मनोचिकित्सा केंद्र परिवार की ओर से उनका गुलदस्ता एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मनोचिकित्सा केंद्र के संयोजक प्रेमलता चौधरी ने सभी का स्वागत उद्बोधन देकर स्वागत किया। इसके साथ ही मनोचिकित्सा केंद्र के नर्सिंग अध्यक्ष श्री मदन लाल बुनकर एवं NRA के प्रदेश महामंत्री सुनील शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समस्त नर्सेज समुदाय को संबोधित करते हुए विनीता शेखावत ने नर्सेज को एजुकेट रहने एवं संगठन हित में सभी के साथ काम करने एवं नर्सेज की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार से संघर्ष करने की बात दोहराई। साथ ही विनीता शेखावत ने मनोचिकित्सा केंद्र के अध्यक्ष उप अध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर, मनोचिकित्सक केंद्र के HOD डॉक्टर प्रदीप शर्मा एवं नर्सिंग अध्यक्ष श्री मदन लाल बुनकर से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने सभी से नर्सिंग समुदाय को आ रही परेशानियों से अवगत करवाया और उनके निराकरण करने की मांग कही। कार्यक्रम में राजस्थान नर्सिंग वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रदेश उपाध्यक्ष सविता शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता आराधना पवार एवं जनाना अस्पताल की संयोजक, महिला सांगानेरी गेट की संयोजक एवं RUHC की संयोजक रीना पांडे, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के संयोजक अभिलाषा जोशी, मनोचिकित्सा केंद्र के वरिष्ठ नर्सेज एवं सभी उपस्थित रहे। दरियाबाद उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत चरी अधिनियस्त जीवत लाभ निवासी 60 से भी अधिक खाद्य सुरक्षा परिवार में राशन सामग्री नहीं देने को लेकर उपखंड कार्यालय परिसर में विरोध किया गया तथा चरी राशन डीलर द्वारा राशन सामग्री नहीं देने का विरोध करते हुए शीघ्र राशन दिलाने की मांग की। ग्रामीण कालूलाल मीणा ने बताया कि जीवत लाभ निवासी राशन लेने जाते थे और चरी राशन डीलर द्वारा राशन नहीं आने को कहकर मना कर देता था। वर्ष भर में हम ग्रामीणों को आधी बार भी राशन नहीं मिला है। इस बार राशन डीलर ने आगे से स्टॉक नहीं आना बताया, लेकिन वर्ष भर में आधी बार राशन नहीं देना आगे से मिलीभगत होना सामने आ रहा है। महिला नाथी देवी मीणा ने बताया कि चरी राशन डीलर द्वारा कई बार हमें राशन नहीं दिया जाता है, जबकि इस बार उनके वहां पर 2 गाड़ी भरकर राशन आया था। इस बार ट्रैक्टर से राशन डीलर अन्य जगह राशन बेचकर आता है, जिसकी उसकी मिलीभगत व कालाबाजारी सामने होकर दिखाई दे रही है। ग्रामीण राजमल, शंकर, नगजी, नेताराम, राजीव, कालू, सुजरमल, केसरी सहित 60 से भी अधिक परिवारों के सदस्यों ने बताया कि हम सभी जीवतालाभ निवासी हैं और हमारा राशन हमारे गांव से 8 किलोमीटर दूर चरी से लाना पड़ता है। विगत 1 वर्ष में हम चरी राशन डीलर के चक्कर काट रहे हैं, जिससे हम 10 किलोमीटर दूर दांतलिया सेंटर से राशन ला रहे हैं, लेकिन अभी 2 माह से हमें दांतलिया सेंटर से भी कोई राशन नहीं मिल रहा है। दांतलिया डीलर ने बताया कि चरी डीलर ने राशन देने से मुझे मना कर दिया था, लेकिन मुझको चरी से ही राशन लाना पड़ेगा। हम ग्रामीण चरी राशन के लिए गए तो हमें मना कर दिया और बोला गया कि कई बार वहां पर ताला लगा रहता है। हम ग्रामीण चरी राशन लाने गए तो हमें मना कर दिया गया और इसके साथ ही कई बार वहां पर ताला भी लगा रहता है। अगर राशन डीलर मिल भी जाता है तो राशन देने से मना कर देता है। उक्त राशन डीलर की मनमानी से हम ग्रामीण काफ़ी परेशान हो गए हैं। हमें कई बार राशन से वंचित रहना पड़ता है। अभी भी इस पूरे वर्ष में आधी बार भी राशन नहीं मिल पाया है। साथ ही चरी राशन डीलर देवीलाल को हटाया जाए या जीवता लाभ में सेंटर B में एक नया सेंटर खोल दिया जाए, जहां पे हमें राशन उपलब्ध करवाया जाए। उपखंड अधिकारी करतार सिंह ने बताया कि चरी राशन डीलर देवीलाल मीणा को लिखित पत्र देकर ग्रामवासी को राशन देने को कहा गया है एवं
एक दिन में अपना रिकॉर्ड तथा राशन का आवंटन वितरण कर बकाया राशन व पोस्ट मशीन स्टेटमेंट के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के दिशा निर्देश दिए हैं। यदि अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता है तो कितना है उसे लिखित में प्रस्तुत करें ताकि जिला प्रसद अधिकारी को आवंटन के लिए लिखा जा सके। चरी राशन डीलर द्वारा अगर किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक तत्व कार्रवाई की जाएगी। फागी में श्री श्याम विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जाबड़ में इस बार भी बोर्ड कक्षाओं के शानदार परीक्षा परिणाम में अपना परचम बरकरार रखा है। कक्षा 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम में विद्यालय के छात्र सुशील चौधरी पुत्र श्री रामजीलाल चौधरी ने 85% अंक प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही रमेश शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा ने 84% अंक तथा कोमल चौधरी पुत्री श्री सीताराम चौधरी ने 80% अंक व सूरज चौधरी ने 76% अंक प्राप्त कर ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय को टॉप किया है। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सेंटर टॉप के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बादशाहत बरकरार रखी है। विद्यालय के निर्देशक अर्जुन लाल जाट ने विद्यार्थियों को के मुंह मीठा करवाकर बहुत बहुत हार्दिक बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी हैं। विद्यालयों के उज्जवल भविष्य की कामना भी कही है। वहीं विद्यालय के प्रधान आचार्य ओम प्रकाश चौधरी ने कहा कि श्री श्याम विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय गत वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में टॉप का रिजल्ट देता आ रहा है। ग्रामीण परवरिश में एक शिक्षक व सह शैक्षणिक गतिविधियों में श्री श्याम विद्यालय मंदिर हमेशा नए मुकाम स्थापित करता आया है। होनहार विद्यार्थियों को विद्यालय में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में निर्देशक अर्जुन लाल जाट, अध्यापक रामलाल जाट, दिनेश कुमार, सुशील कुमार, विजय चौधरी, शंकर लाल सहित सभी अध्यापक बंधु उपस्थित रहे। मैंने बोर्ड परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त किए और इसका मैं पूरा श्रेय अपने अध्यापकों और श्री श्याम के शिक्षक गणों को देना चाहता हूं और मैं विद्यालय के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। मैं सुशील चौधरी, मैं अपना इस परिणाम का श्रेय अध्यापकों एवं अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। मैं आगे भी विद्यालय के उज्ज्वल परिणाम की कामना करता हूँ। चौधरी अपने अच्छे अंकों का श्रेय अपने स्कूल के शिक्षकों एवं अपने माता पिता के आशीर्वाद को देना चाहती हूँ और मैं कामना स्कूल के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। जैसलमेर के भियाना उपखंड क्षेत्र में ग्राम रातड़िया के एमआर विद्यालय ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। मंगलवार को जारी हुआ 10वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम में एमआर पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय रातड़िया का परीक्षा परिणाम बहुत ही शानदार रहा। निर्देशक भूराराम चौधरी ने बताया कि कक्षा 10वीं में 54 विद्यार्थियों की पुष्टि हुई है, जिसमें पूरी कक्षा 10वीं में 94.17 के साथ दुर्गा सुथार प्रथम स्थान पर, 93 के साथ मोती सिंह राजपुरोहित द्वितीय स्थान पर, 91.33% के साथ जितेंद्र सिंह राजपुरोहित तृतीय प्रतिशत में रहे हैं। बाड़मेर के धनाव में उपखंड में आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय की बालिका प्रेक्षा जैन ने बाजी मारी है। उपखंड क्षेत्र में आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय धनाव की छात्रा प्रेक्षा जैन ने 95.67% अंक प्राप्त कर उपखंड का नाम रोशन किया है। धनाव पंचायत में बालिका द्वारा यह उपलब्धि पहली बार हासिल की गई है। यह बालिका सभी ग्रामीण परवरिश की बालिकाओं के लिए प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है, जहां पर सुविधाओं और लड़कियों को लेकर उच्च शिक्षा को लेकर होने वाले भेदभाव को तोड़ने की मिसाल है। विद्यालय में बच्चों के लिए यह हमेशा प्रेरणा स्रोत के रूप में भी कार्य करती रही थी और वहां पर हर कार्य में आगे भी रहती थी। बालिका ने पंचायत समिति के एक निजी विद्यालय में पढ़कर ये मुकाम हासिल किया है। इस विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र सुदर्शन चौहान ने भी 92.50 अंक प्राप्त किए हैं। इसी तरह धनाव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा मोनिका परिहार ने 94.83% अंक हासिल कर विद्यालय व परिवार का नाम रोशन किया है। धनाव उपखंड में एक बालिका प्राथमिक विद्यालय को लेकर सरकार ने अंग्रेजी विद्यालय में मर्ज कर दिया। धनाव उपखंड में अलग से 12वीं तक विद्यालय होना चाहिए ताकि बालिकाएं पढ़ लिखकर बड़े लेवल पर कुछ अधिकारी बन सके। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिखकर डॉक्टर बन पाऊं, आम नागरिक की सेवा कर सकूं। मैं हमेशा सकारात्मक रूप से पढ़ाई कर बड़ा काम करने का शुरू से ही मन बना लिया था। बस यही मेरी सफलता है, ये कहना है प्रेक्षा जैन का।
आज जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने दिन रात करके मेहनत की और इस लक्ष्य को पाया। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, दादा दादी और अपने आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक दनाऊ के समस्त गुरुजनों को देना चाहूँगी। और आगे भी इसी तरह मेहनत करके मैं डॉक्टर बनकर आम लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। तो आपको बधाई हो। 10वीं का रिजल्ट कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। मेरे 94.83% बने। मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरा रिजल्ट आया। तो इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को, मेरे दादा दादी को देना चाहती हूँ। और आगे चलकर मैं आरएस बनना चाहती हूँ ताकि मेरी कक्षा में जो मेरे सहेलियाँ हैं उनको भी मैं प्रेरित कर सकूँ। और इसी तरह आगे मेहनत करती रहूँगी और अपने विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दनाऊ का नाम रोशन करती रहूँगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और परिवार के लोग और आचार्य जनों को देना चाहता हूँ। और आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई और इसी वजह से इतना अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है। आगे भविष्य में क्या बनने की इच्छा है? आगे भविष्य में आईएएस अधिकारी बनने की इच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में अब तक पिछड़े जिलों में शुमार जालौर जिला अब लगातार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम में अच्छे परिणाम देकर इस दाग के धब्बे को धो रहा है। जालौर के बेटे और बेटियां पिछले 3 साल से 10वीं और 12वीं में लगातार गौरवान्वित होकर अवसर दे रही है। इस कड़ी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं बोर्ड में परीक्षा परिणाम में जालौर जिले को राज्य के चौथा स्थान मिला है। परिणाम प्रतिशत के अनुसार जिले में के लिए यह गौरवान्वित होने की बात है, क्योंकि इससे पूर्व आर्ट्स में जिला अव्वल भी रह चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ों जिलों में शुमार जालौर का परिणाम प्रतिशत लगातार अच्छा आ रहा है। इस साल भी बात करें तो वर्ष 2018-19 में 80.55% परिणाम के साथ जालौर जिले 11वें पायदान पर था। वहीं इस साल विद्यालय में कुल 78 परीक्षार्थी थे, जिसमें प्रथम श्रेणी में 17, द्वितीय श्रेणी में 33, तृतीय श्रेणी में 17 पूरक व 4 में अनुकर्ती छात्र रहे। इस वर्ष मोदरान विद्यालय का परीक्षा परिणाम भी 85.89% रहा। वहीं निकटवर्ती धानसा का सरकारी विद्यालय का छात्र रमेश कुमार वद्राराम माली ने 97% अंक लाकर धानसा गांव का भी नाम गौरवान्वित किया है। जालौर जिले के जोटवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोटवाड़ा के 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 53% रहा, जिसमें प्रवीण कुमार काना नाम ने 70% अंक लाकर गांव में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही पप्पू राम भूताराम ने 64% अंक लाकर द्वितीय स्थान पर रहा तथा अभिषेक कुमार शंकरलाल ने 63 अंक प्राप्त किए हैं। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि के लिए श्री राम सेना जोटवाड़ा के समस्त युवा कार्यकर्ताओं व ग्रामीण जन ने जालौर जिला मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह राजपुरोहित ने सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और जीवन में निरंतर कठिन परिश्रम करते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करने का आह्वान भी किया तथा इसी के साथ में विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश कुमार सहित पूरे विद्यालय स्टाफ को भी ग्रामवासी व युवा ग्रुप वालों ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।